देखिए, ये कहानी है एक नॉर्मल सैलरीड बंदे की। एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करने वाला, फिक्स सैलरी, नॉर्मल इंक्रीमेंट, बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाली आइडियल लाइफ। हम सब जिसे सक्सेस बोलते हैं, उसने भी वही किया। स्कूल, डिग्री, जॉब एंड स्टेबिलिटी। फिर जब लाइफ स्टेबल लगी तो उसने होम लोन लिया, फ्लैट खरीदा, कार आई, कार के साथ कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, फोन अपग्रेड, मंथली पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ नॉर्मल था और सेट लग रहा था। फिर एक दिन अचानक कोई रिसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ना कोई मार्केट क्रैश हुआ, ना कोई वार्निंग। बस एक कंपनी से उसको ईमेल आया कि कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और कॉस्ट कटिंग हो रही है। देखिए, उसकी जॉब रुक सकती है, उसकी इनकम रुक सकती है, बट मसला यह है कि ईएमआई नहीं रुकती, बैंक का प्रोसेस नहीं रुकता। फिर सडनली रिकवरी कॉल्स आते हैं और फिर सीधी बात कही जाती है बैंक से कि अगर आपसे ईएमआई मैनेज नहीं हो रहा तो आप अपना असेट सरेंडर कर दीजिए। और उस बंदे ने क्या किया? एंड रिजल्ट ये हुआ कि उसने जैसे तैसे अपना घर ही प्रेशर में आके लॉस में बेच दिया। और फाइनेंशियल लाइफ जहां से शुरू की थी लगभग वहीं आ गई वापस। ये ग्रोथ नहीं थी, ये रिवर्स गियर था। देखिए, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज के साथ हुआ। जेट एयरवेज, किंगफिशर और कोविड के बाद बहुत सारी एयरलाइंस के स्टाफ के साथ। ये केसेस न्यूज़पेपर में भी आए, कोर्ट फाइलिंग्स का हिस्सा भी बने, हाउसिंग सोसाइटीज ने भी देखे। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। कल को आईटी हो सकता है, परसों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई स्टार्टअप। और यहीं पे हमें एक बात बहुत क्लियरली समझनी ज़रूरी है, ये सिर्फ उस बंदे के साथ नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी ज़िंदगी का डिज़ाइन जो लोन और ईएमआई पे खड़ी होती है। मिडिल क्लास में सिर्फ कुछ ही दिनों का बफर होता है। हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि सब नॉर्मल है, पर सच ये है कि सिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि एक छोटा सा झटका और ज़िंदगी हिल जाती है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ, घर, सब ईएमआई और लोनों पे चल रहा है। हर महीने बिना किसी ज़बरदस्ती के हम अपनी आमदनी का पहला हिस्सा बैंक के नाम कर देते हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। और डेटा भी यही बोलता है। देखिए, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का हाउस होल्ड का जो डेप्थ है वो जीडीपी का 41% क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या है? कि लोग अमीर नहीं हो रहे, लोग ज्यादा बोरो कर रहे हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई हर जगह है। और ये गरीबों का इशू नहीं है, ये मिडिल क्लास का इशू है। बाहर से जिनकी लाइफ स्टेबल दिखती है, अंदर से सब कुछ ईएमआई पे चल रहा होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि देखिए, इंटरेस्ट बेस्ड लोन चीजों को अफोर्डेबल नहीं बनाता, वो उन्हें महंगा बना देता है। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर आप एक कार लेते हो 10 लाख की, अगर आप कैश में ले रहे हो तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। अगर आप लोन पे लेते हो तो इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस, टेन्योर, इनमें आपको 13 to 14 लाख देने पड़ते हैं। पर हम बोलते हैं क्या? ईएमआई सिर्फ 18,000 का बन रहा है। चीजें सस्ती नहीं होती, बस महंगेपन को छोटी छोटी किस्तों में छुपा दिया जाता है। ईएमआई चीजों को एक्सेसिबल बना देती है, अफोर्डेबल नहीं। देखिए, सिस्टम ये नहीं देखता कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, सिस्टम ये देखता है कि ईएमआई कितना टॉलरेट हो सकता है। सिस्टम कैश को रिवॉर्ड नहीं करता, सिस्टम डेट को रिवॉर्ड करता है। और इसलिए चीजें अनअफोर्डेबल होने के बावजूद लोन बायर को अफोर्डेबल लगती है। और फिर जब लाइफ हिट करती है, एक जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या इंडस्ट्री स्लो डाउन, तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, क्योंकि फाउंडेशन ही डेट पे खड़ा होता है। देखिए, बैंक हमेशा सेफ होते हैं, उनके पास कोलेटरल होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल होते हैं। रिस्क हमेशा आपका होता है, आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपकी लाइफ। लॉस हमेशा बोरोवर का ही होता है। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको इसका हल और एक प्रैक्टिकल रास्ता बताने आया हूँ। मैं आपको एक ऐसा मॉडल दिखाना चाहता हूँ जो बिलीवेबल भी हो, इम्प्लीमेंटेबल भी और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी। इस मॉडल का एक सिंपल गोल है, डिपेंडेंसी को धीरे धीरे जीरो करना। इसमें 4 स्टेप्स है और हर स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल वापस देती है। स्टेप नंबर 1 है सर्वाइवल सिक्योरिटी। हर चीज़ों से पहले 6 महीने का एक्सपेंस बफर। सैलरी का नहीं, आपकी इनकम का नहीं, आपके एक्सपेंसेस का बफर। जैसे आपका रेंट हो गया, आपके फूड, बेसिक स्कूल के खर्चे, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास तकरीबन 6 महीने के होना चाहिए। ये कोई टारगेट नंबर नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस जैसा काम करता है। ये पैसे का काम ग्रो करना भी नहीं है, इस पैसे का काम आपको डेट ट्रैप से, किसी कर्जे में आने से बचाना है। अब स्टेप नंबर 2, ईएमआई का उल्टा सिस्टम। जैसे ईएमआई बोलता है कि आप पहले ले लो, बाद में अपने लोन को चुकाओ। ये सिस्टम बोलता है कि पहले जोड़ो फिर खरीदो। डिसिप्लिन वही है, बस डायरेक्शन उल्टा है। जैसे आप हर महीने ईएमआई भरते हो, वैसे ही आपको फंड बनाने हैं। गाड़ी चाहिए, कार फंड बनाओ। होम खरीदना है, होम फंड बनाओ। शादी करनी है, करवानी है तो मैरिज फंड बनाओ। देखिए, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि लाखों का घर, इतना पैसा जोड़ने में तो सालों लग जाएंगे। गलत।
और यहीं पे आता है हमारा अगला पावरफुल स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि बैंक से नहीं, लोगों से अपनी फाइनेंशियल कम्युनिटी बनाना। इसमें कैपिटल हमेशा बैंक से नहीं आता, कैपिटल अक्सर ट्रस्टेड लोगों से आता है। हम इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं, अलग-अलग नाम से हम इसे बुलाते हैं, जैसे कमेटी, सोसाइटी, बीसी, सेविंग सर्कल और फैमिली पूलिंग। कॉन्सेप्ट सिंपल है। मान लो 10 लोग हैं, हर बंदा हर महीने 10,000 डालता है और हर महीने पूल में 1 लाख जमा होते हैं और हर महीने ये 10 लोगों में से एक बंदा उस अमाउंट को यूज़ करता है। अब देखो डिफरेंस कितना बड़ा है। अगर आप बैंक से 1 लाख लोगे तो आपको रिटर्न में 1,30,000 1,40,000 लगभग वापस करने होंगे। आप एक कम्युनिटी पूल से लोगे तो आपको 1 लाख लेकर आपको 1 लाख ही वापस करने होंगे। ज़ीरो इंटरेस्ट, ज़ीरो पेनल्टी। और ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई जॉब लॉस होता है, तो बैंक तो सिर्फ अपना ईएमआई देखता है, पर ये जो कम्युनिटी है ये आपकी सिचुएशन देखती है। बस याद रखना, ये सिस्टम सिर्फ तभी काम करता है जब ट्रस्टेड लोग साथ में आए, जहाँ पे रूल्स लिखे हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, लाइफ डिज़ाइन चेंज। अब जब ये तीनों चीज़ें साथ में काम करती है, जैसे बफर, फंड और पूलिंग, तो सिर्फ पैसा नहीं बदलता, ज़िंदगी का फ्लो बदल जाता है। पहले फ्लो था कि इनकम, ईएमआई, फिर स्ट्रेस एंड डिपेंडेंसी। अब नया फ्लो क्या है? इनकम, अपनी सेफ्टी बनाओ, प्लानिंग करो, स्टेबिलिटी लाओ, इंडिपेंडेंस बढ़ाओ। और यहीं पे एक हलाल लाइफ डिज़ाइन का नेचुरल पॉइंट समझ में आता है। इस्लाम रिबा को सिर्फ इसलिए मना नहीं करता कि वो रिलीजियसली रॉन्ग है। वो इसलिए भी मना करता है क्योंकि ये इस इंसान को तोड़ देता है। हदीसों में तो रिबा के खिलाफ बहुत सख्त वार्निंग्स है और ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए हम अगर सिर्फ दुनियावी एंगल से भी सोचें, तो इंटरेस्ट बेस्ड जो लोन का रूल होता है वो सिंपल होता है कि रिस्क तुम्हारा, प्रोटेक्शन बैंक का। तुम्हारी जॉब गई, तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम्हारी हेल्थ खराब हुई, तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम्हारा मार्केट में लॉस हुआ, तुम्हारा प्रॉब्लम। ईएमआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस्लाम कहता है कि रिबा से दूर रहो। इसलिए नहीं कि तुम आगे ना बढ़ो, इसलिए कि तुम मजबूर ना बनो। और अगर कोई बोले कि लोन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो एक सिंपल सवाल पूछना, अगर लोन इतना ही फ़ायदा देता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होने वाले लोग ये लोन वाले क्यों होते हैं? अगर इंटरेस्ट इतना ही हेल्पफुल है, तो सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करने वाले मिडल क्लास क्यों है? सच ये है कि रिबा और इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स महँगा भी है और स्ट्रेसफुल भी है। इसलिए जो अल्टरनेटिव मॉडल है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ हलाल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है, वो सस्टेनेबल भी है। वो इंसान को फ्री रखता है। इस्लाम तुम्हें गरीब नहीं बनाना चाहता, इस्लाम तुम्हें स्लो नहीं करना चाहता। इस्लाम बस इतना चाहता है कि तुम्हारा फ्यूचर किसी और के इंटरेस्ट शेड्यूल पे ना रहे। और अगर कल इनकम रुक जाए, तो सिर्फ़ पैसा रुकना चाहिए, ज़िंदगी नहीं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।